संविधान अपने हित के अनुसार इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? संविधान में लिखा है हम भारत के लोग। भारत के लोग, भारत के हिंदू से मतलब नहीं है, भारत के मुसलमान से मतलब नहीं है, भारत के सिख और ईसाई से मतलब नहीं है। विदेशी ताकतें हमारे संस्कृति और सभ्यता को खत्म करना चाहती है। हमारे समाज के जो बच्चे भारत में, या खासतौर से महिलाएं, स्त्री जो आपको हजरतगंज में या मॉल्स में जीन्स पहने घूम रहे हैं, आप ये देखेंगे कि वो साथ में जीन्स भी पहने, टी शर्ट भी पहने और यहाँ तक चूड़ा भी। गंगा जमनी तहजीब में सारे तत्व हैं। उसमें सनातन के तत्व भी हो सकते हैं, इसमें इस्लाम के तत्व भी हो सकते हैं, उसमें ईसाइयत के तत्व भी हो सकते हैं। आज के परिवेश में देखिए, जब भी मिलने की बात हो रही है तो संगम नहीं हो पा रहा है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान या हम भारत के सिख या हम भारत के ईसाई, वहाँ धर्म और जाति वहाँ की बात लिखा है नहीं। हम हाँ, भारत के लोग। वास्तविक और सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं तो ये मेटेरियलिज्म, इसका ग्लैमर और इसका जो वर्चुअल फेज है जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है, ये हम लोगों को कहीं कहीं छोड़ेगा। ऐसे परिलोक की खोज में है, ऐसी मिराज की खोज में, ऐसी मरीचिका को ढूंढ रहे हैं जो मरीचिका हमको प्यासा करके हमको मृत्यु तक तो ले जाएगी, पर वो सपना कभी पूरा होने वाला। तो भारत की राजनीति देखिए तो दलित के इर्द गिर्द ही घूमती रहती। भारतीय राजनीति इसीलिए दलित राजनीति के चारों तरफ घूम रही है कि भारत के समाज की कॉन्शियस में ये आ गया है कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट तो है, परंतु इसके साथ गलत हुआ, ये हमारे साथ उस पायदान पर नहीं खड़ा जहां हम खड़े हैं। संसद के गलियारों से लेके चौराहे तक की चर्चा में एक बात जो कॉमन है इस वक्त, कि संविधान बदल दिया जाएगा। इस पे बहस छुड़ी हुई है, आरक्षण खतरे में है। इन्हीं कुछ बातों के साथ पिछड़ों को और दलितों को लामबंद करने की कोशिश चल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक है तो सेफ है जैसे नारों से हिंदुत्व को एकजुट करने की कवायद है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्रजेश संग बतकही। क्या समाज के दिमाग से जातिवाद का जहर खत्म हो गया है? समाज एक नई दिशा में अग्रसर है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने बतकही चौक पे बतौर मेहमान सामाजिक चिंतक अर्जुन देव साहब को बुलाया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका ब्रजेश जी। आपके हिसाब से समाज इस वक्त कैसा है? आप कैसे समाज को देख पा रहे हैं अपने नजरिए से? देखिए, भारतीय समाज एक हजारों साल पुराना ऐतिहासिक समाज है और इसमें वो सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें पौराणिकता भी है, इसमें मिथकीय तथ्य भी हैं, इसमें वैज्ञानिक सोच के लोग भी हैं, धार्मिक उभार भी हमें देखने में मिल रहा है, धार्मिक कट्टरता के भी दर्शन हो रहे हैं, उदारता भी है, सहिष्णुता भी है। तो भारत तो एक गुलदस्ते के रूप में है और भारतीय समाज भी गुलदस्ते के रूप में है। कभी कभी कुछ चीज़ें अतिरेक और अतिवादी हो सकती हैं, परंतु भारतीय समाज समरसता, सहिष्णुता के लिए जाना जाता है और उसी धारा में चल रहा है। कुछ दिक्कतें जो हम पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के टकराव की वजह से, क्योंकि हम उनकी चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। समाज में दिक्कतें तभी आती हैं जब चुनौतियां हमारे सामने आ जाती है और उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए या तो हम रेट्रोग्रेसिव हो जाते हैं या प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये समाज को तय करना है कि उसको पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उनका सामना करने के लिए रेट्रोग्रेसिव मोड में जाना है कि प्रोग्रेसिव मोड में जाना है। कैसे पश्चिमी सभ्यता को, मतलब कैसे उसे मैनेज किया जाए? देखिए, प्रत्येक समाज का अपना एक संस्कृति है, अपनी एक थाती है, अपनी एक संपदा है। वो सांस्कृतिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, पौराणिक भी हो सकती है, मिथकीय भी हो सकती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हो सकती है। संस्कृति धर्म से पहले आती है और संस्कृति ही धर्म को मजबूत करती है, परंतु संस्कृति धर्म पे आश्रित नहीं होती। तो अगर हमें मुकाबला करना है तो पहले हम अपने सांस्कृतिक तत्वों को पहचानना होगा। लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि वो तो विलुप्त होता जा रहा है, वो तत्व। जी नहीं, सांस्कृतिक तत्व कभी लुप्त नहीं होते। अगर आप भारत के समाज को आज देखें तो जो नंदी या जिसको हम सांड कहते हैं, बैल, बुल, ये हड़प्पा सभ्यता में भी था और आज भी हमारी सड़कों पर उतने ही सम्मान से है जिस तरह हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में वो सम्मान के रूप में देखा जाता था। संस्कृति में एक सातत्य होता है, कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूम होता है।
और संस्कृति नष्ट नहीं होती। सभ्यता भले नष्ट हो जाए, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई, मगर संस्कृति के तत्व आज भी विराजमान हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो संस्कृति इतनी बलशाली, इतनी प्रभावशाली और इतनी सक्षम होती है कि अपने सांस्कृतिक तत्वों को वो फिर से पुनर्जागृत कर लेती है। लेकिन अगर आज सभ्यता और संस्कृति की बात हो रही है, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो क्या जो मजहब है वो बस सियासी है? अगर जाति की बात करें, जो जाति का बैरियर है वो बस सियासी है कि उसे सियासी फायदा उठाने के लिए ही इस्तेमाल बस करना है? देखिए, संस्कृति हो या धर्म हो, वो निरपेक्ष होता है, सापेक्ष नहीं होता। जैसे संस्कृति में सापेक्षता नहीं होती, संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति के सापेक्ष डेवलप नहीं होती है, अपने भौगोलिक पर्यावरण और भौगोलिक परिवेश से विकसित होती है। इसी प्रकार धर्म भी उसी संस्कृति का वृद्ध रूप होता है। उसमें ईश्वरीय आस्था और हमारी जो देवी देवताओं के प्रति जो हमारा विश्वास है, देवी सत्ता के प्रति हमारा जो विश्वास है, उसके तत्व जुड़ जाते हैं। राजनीतिक सापेक्षता की वजह से हमको लग सकता है कि संस्कृति और धर्म का दुरुपयोग हो रहा है या इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल करके कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये जो चीज़ें बहुत ब्रॉड हैं उसको भी छोटा करने की कोशिश है। डेफिनेटली संस्कृति और धर्म एक निरपेक्ष अवधारणाएं हैं और बड़ी अवधारणाएं हैं, क्योंकि ये अवधारणाएं जब विकसित होती हैं तो बहुत सारी विचारधाराओं को अपने में समेट के चलती हैं। जैसे मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं तो भारतीय संस्कृति में चारवाक भी हैं, बुद्ध भी हैं, लोकायत भी हैं, जैन भी हैं, शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त भी हैं, कबीरपंथी भी हैं, गुरु नानक भी हैं और हमारी सूफी परंपरा भी है। ये भारतीय संस्कृति है। तो वो सारे तत्वों को समेट कर चलती है। जैसे अगर हम गंगा जमनी तहजीब की बात करें तो गंगा जमनी तहजीब में सारे तत्व हैं। उसमें सनातन के तत्व भी हो सकते हैं, इसमें इस्लाम के तत्व भी हो सकते हैं, उसमें ईसाइयत के तत्व भी हो सकते हैं। तो वो सारे तत्व एक साथ चलते रहते हैं। लेकिन आज ये तत्व आज के परिवेश में देखिए, जब भी मिलने की बात हो रही है तो संगम नहीं हो पा रहा है। देखिए, संगम में दिखते हैं जब अवधारणाओं का इस्तेमाल किसी राजनीतिक लाभ के लिए किया जाए या आर्थिक लाभ के लिए किया जाए तो गोलबंदी की जाती है, परंतु उससे जो संस्कृति के मूल तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते। संस्कृति फिर से समावेशी हो जाती है, फिर से सहिष्णु हो जाती है और फिर से तालमेल बैठा लेती है। जो मेरा सवाल शुरू में था कि समाज के दिमाग में जो जातिवाद का जहर है क्या वो खत्म हो गया है? आपको क्या लगता है, समाज में जातिवाद खत्म हो गया है या जातिवाद आज भी है? अगर है तो उसको खत्म करने का क्या हल है? देखिए, जातिवाद की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं और जातिवाद का जो स्वरूप हमें आज देखने को मिल रहा है वो पहले उसका स्वरूप और ज़्यादा विकृत था। मतलब वो कम हो रहा है? वो कम हो रहा है। उसका कारण ही है कि हम आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं। शहरीकरण, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक समाज, मॉडर्न एजुकेशन, को एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें मिलकर चीज़ों के अंतर को, भेद को कम कर रहे हैं। और हम ये समझ रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के लाभ अगर हमको लेने हैं तो हमको यूनिफॉर्मिटी में आना पड़ेगा। ठीक है। आज अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों को हम यूनिफॉर्म पहना देते हैं ताकि वो यूनिफॉर्म एक जैसे दिखे, एक जैसे लगे। कोई बच्चा पूंजीपति का है, कोई बच्चा लेबर क्लास का है, कोई बच्चा, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो इससे नया समाज भी बन रहा है। तो वो सारे तत्व अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बस सवाल इस बात का है कि कौन लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल केवल उसके सदुपयोग और दुरुपयोग का है कि लोग जाति को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और संस्कृति को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म और जाति को कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन देखिए, एक नारा जैसे होता है, एक है तो सेफ है। क्या मुस्लिम को, अल्पसंख्यकों को टारगेट बना के हिंदुत्व को एक करने की कोशिश जो है वो जातिवाद को खत्म करेगा या दूसरा समाज बनाएगा? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। राजनीतिक लाभ के लिए किए जाने वाली गोलबंदी समय बदलने पर किसी दूसरी गोलबंदी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। क्योंकि राजनीति का जो फेज है वो ऐसे समाज में एक 5 वर्षीय फेज है कि 5 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में गोलबंदी की आवश्यकता पड़ती है, राजनीतिक गुटबाजी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो सातत्य चला जा रहा हजारों साल का, वो उतना प्रभावशाली केवल समय विशेष के लिए रहता है। जैसी परिस्थितियां बदलती हैं समाज अपने तरह से रिएक्ट करता है, समाज अपने तरह से बिहेव करता है और वो चीज़ें फिर विलीन हो जाती हैं। और जो नई चुनौतियां समाज की आती तो समाज फिर देखता है कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बिहेव करना है। तो गोलबंदी कितनी भी हो जाए मगर समाज के जो
जो चुनौतियां हैं, एजुकेशन की जो चुनौतियां हैं, आजीविका की जो समस्याएं हैं, वो लोगों को कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाकर इस बात का एहसास कराती है कि ये पोलराइजेशन या ये गोलबंदी एक प्रभावी टूल किसी समय विशेष में हो सकता है, समाज का स्थायी चरित्र ये नहीं है। स्थायी चरित्र में तो समाज को सहिष्णुता, समरसता और भाईचारे के साथ ही चलना पड़ता है। ये आखिर जो लूप होल आ रहा है, इसका रीजन क्या समझ पाते हैं आज के परिवेश को देख के? देखिए, ऐसा है, किसी भी समाज में सारे तत्व प्रत्येक समय में विद्यमान रहते हैं और जो चुनौतियां आती हैं, भौतिकवाद की चुनौतियां, सांस्कृतिक चुनौतियां और सभ्यता की चुनौतियां, उनसे हमें किस तरह से भिड़ना है, किस तरह से उनका सामना करना है, वहाँ हम जिन जिन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। एक तरफ हमारे कुछ बच्चे शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहीं पर वो जब घर जाते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू केक और वेस्टर्न स्टाइल से बनता है, वहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है। अभी मैं कल एक पोस्ट देख रहा था कि किसी ने डाला कि ये ईसा का जन्मदिन इस तरह से ना मनाया जाए, सेंटा क्लॉज इस तरह से ना मनाया जाए। एक्चुअली मैंने भी वो पोस्ट देखा था कि 25 दिसंबर को अपने बच्चे को जोकर ना बनाए, रामनवमी के दिन राम बनाए। बिल्कुल, आपकी आज़ादी है, आप बनाएं, परंतु आप ये देख लीजिए, इस बनाने से पहले आप ये सोच लीजिए कि अगर लखनऊ में एक शिशु मंदिर है या 2 शिशु मंदिर है या 3 शिशु मंदिर हैं और 20 क्रिश्चियन कॉलेज हैं, तो पहले आपको वो रेस खत्म करनी पड़ेगी। आपको भी संख्या 20 करनी पड़ेगी। संख्या 20 बराबर तो आइए। नहीं, हाँ। आप जो बिल्कुल एकदम अपने बच्चों को किसी भी तरह से एडमिशन कराना है, लोरेटो में या लामार्टिन में या सेंट फ्रांसिस में या सेंट जोसेफ में, तो आपको उस समय देखना पड़ेगा। तो संस्कृति के प्रतिमान धर्म से जुड़े हुए और रोजगार के प्रतिमान पश्चिम से जुड़े हुए। तो भारत के नागरिक को यह तय करना है कि संस्कृति के कौन से प्रतिमान बचा के रखने हैं। और जब आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन जो उसको सीधे सीधे व्यवसाय से जोड़ रही है। हम तो कहते हैं कि आप संस्कृत भाषा के स्कूलों को, शिशु मंदिर के स्कूलों को आप सीधे सीधे रोजगार से जोड़िए, तो संस्कृत और उर्दू जैसी भाषाएं भी मॉडर्न भाषाएं हो जाएंगी, उनका भी अपग्रेडेशन हो जाएगा। ऐसा भी है कि जिनके पास ये धरोहर है उनके पास धन नहीं है। पूरा का पूरा सवाल साधनों का है। हाँ, रिसोर्सेज का पूरा, जिनके पास संसाधन नहीं हो, पूरा का पूरा रिसोर्सेज का सवाल है। और बेसिक लड़ाई तो रिसोर्सेज की है। साधनों पे किसका नियंत्रण होगा, कौन उनको संचालित करेगा, कैसे उनका उपभोग होगा, कैसे उनका वितरण होगा। समाज में सारे विभेद इसीलिए पैदा किए जाते हैं कि कुछ लोग साधनों पे नियंत्रण बना के रखना चाहते हैं, कुछ लोग उनके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समानता की बात करते हैं, समान अधिकारों की बात करते हैं। और जब समानता और समान अधिकारों की बात करते हैं तो संविधान केंद्र में आ जाता है। संविधान में ही हम लोग ये कहते हैं कि हम भारत के लोग, हम संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है आर्टिकल 1 और 2 में कि हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान या हम भारत के सिख या हम भारत के ईसाई, वहाँ धर्म और जाति लिखा है हम भारत के लोग। क्यों? वहाँ सबको गारंटी दी गई है, इक्वलिटी की गारंटी है। और वो गारंटी सारे फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और जो हमारा दायित्व है उसमें परिलक्षित होती है। इसीलिए संविधान केंद्र में आ जाता है, क्योंकि वो सबके साथ बराबरी की बात करता है। चल, इससे मैं थोड़ा और आपसे एक बात समझना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति जो लुप्त हो रही है, कि हमारे पास धन और रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन क्या ये सच में एक प्लान है जिसको आप समझ पाते हैं कि फॉरेन मतलब विदेशी ताकतें, जिसको एक चलता है आजकल, एक खासकर माहौल बनाया जा रहा है, विदेशी ताकतें हमारे संस्कृति और सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं? देखिए, संस्कृति और सभ्यता कभी खत्म नहीं होती। मैंने जैसे आपको पहले बताया, पहला सिद्धांत तो है कि संस्कृति में सापेक्षता नहीं होती है, संस्कृति निरपेक्ष संस्कृति होती है। अगर आप देखें, हमारे समाज के जो बच्चे भारत में, या खासतौर से महिलाएं, स्त्रियां जो आपको हजरतगंज में या मॉल्स में जीन्स पहने घूम रहे हैं, आप ये देखेंगे कि वो साथ में जीन्स भी पहने, टी शर्ट भी पहने और यहाँ तक चूड़ा भी पहने। तो चूड़ा तो मॉडर्न संस्कृति का प्रतीक नहीं है, वो फैशन का प्रतीक। जब आप अमेरिका चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि वहाँ सांस्कृतिक सापेक्षता पैदा हो जाएगी। तो अब आपको सारे प्रतीक आपके याद आएंगे, फिर आप मेहंदी, फिर आप पूजा, फिर आप पाठ, फिर आप संस्कार, फिर आप चूड़ा, जितने आपके प्रतिमान हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वहाँ जो बड़ी संस्कृति है, वहाँ सांस्कृतिक सापेक्षता का जब भाव पैदा होता है तो सांस्कृतिक सापेक्षता में आपको लगता है कि मेरा अपना क्या है, मेरी क्या पहचान है। जब आपकी पहचान विलीन होने लगती है तब आप अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं, संस्कृति की
की ओर लौटते हैं। तो सापेक्षता में संस्कृति विकसित तो नहीं होती, परंतु सापेक्षता में संस्कृति और मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम फिर अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं कि हमारा अपना क्या है। तो मेरे हिसाब से दो बातें हो रही हैं। कुछ लोग पूरी तरह से आधुनिक हो जाना चाहते हैं। अब तो यूरोप में तो पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर चल रहा है, बल्कि पोस्ट मॉडर्निज्म से बहुत आगे निकल गए लोग। LGBT कम्युनिटी की भी पूरी आज़ादी वहाँ मिल गई है। और यहाँ पर हम अभी तमाम तरह की महिलाओं के अधिकार की समस्या, पुरुषों के अधिकार की समस्या और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मॉडर्निटी को अफोर्ड करेगा और कितनी सांस्कृतिकता अपने साथ लेके चलेगा। ये निजी चॉइस का मामला है। हम भारत में रह के बस एक तरीके से बातें कर लेते हैं, लेकिन एक तरीके से ये भी है कि हमारा रिमोट कंट्रोल कहीं और ही होता है। देखिए, ऐसा है, औपनिवेशिक काल ने जो सबसे बड़ी भारतीय समाज के साथ बुरा किया, मेरे अपने हिसाब से, वो ये किया कि हीनता का भाव भर गया भारतीयों में। आप देखेंगे कि 1828 से लेकर 1875 तक भारत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार कार्यक्रम चला। उसका रीजन ये था, भारत के मनीषी राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि भारतीय लोगों को अगर पश्चिमी ताकतों से या अंग्रेज़ों से लड़ना है तो पहले अपने विकार दूर करने पड़ेंगे, अपनी सामाजिक बुराइयां दूर करनी पड़ेंगी। तो हमारा 50 सालों का इतिहास सामाजिक सुधार आंदोलनों का इतिहास रहा है, और उनके द्वारा जो सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयां दूर की गई, तब जाकर वो समाज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आया और एक में भारतीयता के लक्षण पैदा हुए कि हम सब भारतीय हैं, हम चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हों या किसी भी समाज के हों। जिस तरह से एक बीमार शरीर, बीमार एक इल बॉडी किसी वायरस से नहीं लड़ सकती, इसी प्रकार से एक बीमार समाज, एक बीमार संस्कृति किसी स्वस्थ समाज से या वैज्ञानिक समाज से नहीं लड़ सकती। तो इसी प्रकार वो जो बीमारी है, इन्फिनिटी जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, जैसे आपने कहा कि दूसरों के हाथ में हमारी रिमोट कंट्रोल है, उसकी अवधारणा यही है, हमें अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। दूसरे की संस्कृति में कुछ ग्लैमर हो सकता है, तो वो जो ग्लैमर है और वो जो हमारा सच है, इसके बीच का फर्क जब हम समझ लेंगे तो ग्लैमर की जो वास्तविकता है, ग्लैमर के पीछे जो विद्रूपता है, वो जो उसके पीछे की सच्चाई, वो हमारी समझ में आ जाएगी और फिर हम ग्लैमर के पीछे नहीं भागेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि संस्कृति और संविधान, ये दो चीज़ एक तरीके से पूरक होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पे संविधान की बात आती है वहाँ पे कहीं ना कहीं परिवार में संस्कृति विलुप्त होते नजर आती है। देखिए, संविधान में तो सारी की सारी संस्कृति को रक्षित रखा गया है। जैसे मैं इसको कुछ ऐसे समझूं कि जहाँ पे मतलब संस्कृति की बात है, वहाँ पे हम लोग सभ्यता कर अपने देखें तो बड़े भाई को पिता तुल्य और छोटे भाई को बेटे के रूप में माना गया है। लेकिन वहीं पे जहाँ संविधान की बात आती है, वहाँ हक की बात आ जाती है। वहाँ पे कहा जाता है अपना हक भाई से भी लो, कैसे आप अपना हक ले सकते हो। लेकिन अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को देखें तो समर्पण का भाव है, मेरा हक तुम्हारे पास। भरत अपना जो है खड़ाऊ रख के साम्राज्य चलाते हैं, लक्ष्मण अपना राजपाट भाई के लिए छोड़ देते हैं, एक भाई ये समर्पण की भाव हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आता है तो हक की बात आ जाती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब्जेक्ट टू राइट ऑफ एवरी पर्सन है। समर्पण सब्जेक्टिव चीज़ है, इंडिविजुअल चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो गारंटी पूरे नागरिकों को देनी पड़ेगी, वो फंडामेंटल राइट की बात हो, इक्वलिटी की बात हो, किसी भी अधिकार की बात हो, तो गारंटी जब कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है तो सबको करना पड़ेगा। जो वर्चूज़ हैं वो वर्चूज़ संस्कृति की देन है। आज भी भारत में ऐसे समाज हैं, जैसे वैश्य कम्युनिटी है, तो वो लोग आज भी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के रूप में रह रहे हैं, वहाँ कोई डिवीजन नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के लिए दूसरे समाजों में हत्याएं तक हो रही हैं। हिंसा का सबसे बड़ा कारण जो हो रहा है आज की डेट में, या राजस्व के मामले हैं, या तो यौन अपराध है या आर्थिक अपराध है। और आर्थिक अपराध में भी ज़्यादातर मामले पारिवारिक फैमिली डिस्प्यूट्स के हैं, जहाँ प्रॉपर्टी को लेकर या अपने व्यक्तिगत अधिकार को लेकर है, या पत्नी पति से डिमांड कर रही, गुजारे भत्ते की डिमांड कर रही है, या अपने इकोनॉमिक राइट की बात कर रही है। तो अगर जहां इशू आपस में सेटलमेंट का है तो आप आपस में सेटलमेंट कर लीजिए। अगर उसको सेटलमेंट नहीं मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो गारंटी देनी पड़ेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का दायित्व है। ये ब्लेम हम कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं डाल सकते कि यहाँ वो हमारे अपोजिट जो आदमी है उसको लड़ने का अधिकार दे रहा है।
अगर मैं पीड़ित होने लगूं तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि मुझे कोई गारंटी कहीं से कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना काम बखूबी किया है और वो कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसी को इंस्टिगेट नहीं करता कि आप लड़ें या नहीं लड़ें, ये आप तय करते हैं कि हम लड़े। कि आपको लड़ना है। तो वही एक है कि एक वेपन, मतलब जैसे कह ले एक अधिकार का जो सबके लिए वो हाँ। वेपन है। आज मुझे लग रहा है कि मुझे आज आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मुझे संविधान की आवश्यकता नहीं है, और हो सकता है किसी समय आपको संविधान की आवश्यकता पड़े, क्योंकि संविधान जब बनता है, ये जो बना है भारत का संविधान, 2.5-3 साल के 300-400 लोगों की कड़ी मेहनत, डिबेट, चर्चा, नियम कानून सबको देख के बना है। और उसमें सबको गारंटी दी कि जीवन के 360 डिग्री पक्षों को देखकर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सारे तत्वों को शामिल किया गया है। और जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश के लोगों को गारंटी दे रहा है तो उसको तो प्रोविजन करने पड़ेंगे। और अगर हमारी गलती है, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान ये पीस ऑफ पेपर है, इसका सफल होना या ना होना लागू इस बात पर निर्भर करेगा इसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं। तो संविधान में सबके लिए गारंटी दी गई है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो भाईसाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो जातीय अल्पसंख्यक हो, सबकी गारंटी, सबके लिए उसमें गारंटी। एक ये भी बात चलता रहता है कि अगर संविधान जैसे जैसे अपने रूप में और बढ़ेगा, मतलब लोग अपने हक और अधिकार को जान लेंगे अच्छे से, तब संस्कृति कहीं ना कहीं, सभ्यता कहीं ना कहीं और डाउन हो जाएगी। देखिए ऐसा है, वो संस्कार की बात है, संस्कृति नहीं। संस्कृति समाज में दिखाई देती है, मगर संस्कार व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है। संस्कार के सवाल को संस्कृति के सवाल से हम ना मिलाएं। संस्कृति समाज की होती है, संस्कार व्यक्ति का होता है। तो ये तो संस्कार डिसाइड करेगा कि मैं अपनी जमीन के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी बड़े भाई की हत्या करूं या ना करूं, ये मेरा संस्कार डिसाइड करेगा। अब हमारे पास सामने ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं कि महाभारत हुई तो 5 गांवों के लिए हुई, और श्री कृष्ण बीच में आए तो वो भी समाधान नहीं करा पाए, और जो दूसरा पक्ष था उसने उसका 5 गांवों का भी सहमत नहीं हुए। 5 गांव रखो। तो अगर समाज में इतनी रिजिडिटी हो जाएगी किसी के फंडामेंटल राइट के लिए, तो संघर्ष तो स्वाभाविक है। तो वहां संस्कार ही रोल प्ले करता है। कहीं संस्कार रोल प्ले करता है, जब उसका विस्तार हो जाता है तो संस्कृति रोल प्ले करती है, और जब उसका भी विस्तार हो जाता है तो धर्म फिर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है कि अगर कोई किसी घर में पैदा हुआ है तो उसको फंडामेंटल राइट है उसको हिस्सा मिलना चाहिए, और इस तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो आप आपस में तय कर लें। जिन समाजों ने आपस में तय कर लिया है, जिन्होंने ऐसे सिद्धांत बना लिए हैं, वो आज भी भारत में फ्लोरिश कर रहे हैं, बिजनेस में फ्लोरिश कर रहे हैं, राजनीति में फ्लोरिश कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि महाभारत के पात्र 5 भाई, जिन्होंने एक स्त्री को कंप्रोमाइज कर लिया 5 भाइयों ने, वो 5 गांव अपने दिन नहीं ले पाए क्योंकि वो मामला दूसरों के हाथ में था। तो अगर इतनी सहिष्णुता, इतनी समझदारी कौरवों में होती तो शायद इतना भयानक युद्ध नहीं होता। परिवार की और संस्कृति और खासकर पारिवारिक संस्कार की बात हो रही कि पारिवारिक संस्कार कैसा होना चाहिए कि एक भाई जो एक स्त्री को 5 लोग आपस में एडजस्ट कर लिए, और एक परिवार जो 100 होने के बाद भी 5 गांव ना दे पाए, इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो आज अपने परिवार में वो पांडव और कौरव जैसा संस्कार कैसे लाए? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये भी है ना, क्योंकि देखिए हर जगह पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी मानसिकता हावी है। बाहर आइए, मॉल कल्चर, क्लब कल्चर, फोन में देखिए वही कल्चर, आसपास कॉलेज स्कूल में वही कल्चर। तो उस कल्चर से, उस संस्कृति अपने बच्चों के अंदर डेवलप कैसे करें? देखिए, शिक्षा और संस्कार और भौतिक जगत के प्रति अवधारणा, भारत में अगर भारत के लोग अपनी महान विभूतियों, जो महान पुरुष यहाँ भारत में पैदा हुए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र बताए हैं कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चुपड़ी मत ललचाए जी। आज क्या हम इस आदर्श का पालन कर सकते हैं? आज तो हम इसी बात से पीड़ित हैं, उसके पास कौन सी कार है, उसके पास कौन सा फ्लैट है, उसके पास कितनी ज़मीन है, वो कैसे कपड़े पहनता है, उसके पास कौन सी घड़ी है, उसके पास कौन से जूते हैं। तो हम तो आज दूसरों को देख के ही हमारा जीवन डिसाइड हो रहा है। तो वो जो संतुष्टि है, संतोष है, आज उसको रिवर्ट करके हमने अनलिमिटेड डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको कहीं ना कहीं तो अपनी लिमिटेशन डिसाइड करनी पड़ेगी।
आज तो हम मटेरियल ग्रोथ में अनलिमिटेड होते जा रहे हैं। सीमित साधनों में जब हम सर्वाइव करना सीख लेंगे तो सीमित साधनों में हम बंटवारा भी करना सीख लेंगे। सारा विवाद साधनों को लेकर है, वो साधनों का डिस्ट्रीब्यूशन परिवार से होता है, उसको अर्जन कैसे करेंगे, अर्जन करने वाला उनका उपभोग का सिद्धांत क्या बताएगा, और जब वितरण की स्थिति आ जाए तो फैमिली में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन आप बंदूकों से तय करेंगे, लाठी से डंडे से तय करेंगे, या टेबल टॉक करेंगे, टेबल टॉक करके डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बहुत आपने अच्छी वहाँ बात की, संस्कृति और धर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और संस्कार भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ केवल रिलीजन का रोल नहीं है, वहाँ केवल संस्कृति का रोल नहीं है, वहाँ संस्कार का भी रोल है, और घर के मुखिया जिम्मेदार लोगों का रोल है कि हमारा समाज किस तरह के एग्जाम्पल सेट करता है, मुखिया किस तरीके का घर में परिवेश बनाता है। एक आपने बात किया संतोष, मतलब सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में पेशेंस मतलब कितना जरूरी है। पेशेंस हम कितना देर रखें, कब तक रखें, ऐसा ना हो कि पेशेंस रखते रखते हमारा जो ड्रीम है वही खत्म हो जाए। जैसे मैंने सोचा कि मेरे को ऑडी खरीदना है, अब मैंने इतना पेशेंस रख लिया कि अब वो जो ड्रीम है वही खत्म हो गया, कि अब मैंने कहा छोड़ो यार, ऑडी छोड़ो, अल्टो सही काम चल रहा है। देखिए, मीर तकी मीर का एक शेर है, आह को चाहिए कि उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। पेशेंस, जिसको हम पेशेंस कहते हैं, असल में वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मन की भावनाओं पे नियंत्रण है, वो जो मन की गति है बाहर दौड़ने की, उस पे नियंत्रण है। जब आप किसी गति को, किसी ऊर्जा को सेंट्रलाइज करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा कर लेंगे, उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वो जो हम पेशेंस के बिना ये सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारा समय ही निकल जाए, आप पेशेंस तो पहले करें, पेशेंस का रिजल्ट तो देखें। रिजल्टेंट देखे बगैर हम एक काल्पनिक अवधारणा पे चले जाते हैं कि हो सकता है कि हमारा समय निकल जाए। तो पेशेंस तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, जैसे जैसे आप करेंगे और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपका फेथ उसमें बढ़ेगा। पेशेंस तो रखना पड़ेगा, इम्पेशेंट होने का कोई मतलब नहीं है। वही मैं कि पेशेंस कब ये हो कि मतलब एक व्यक्ति को कब वो हिट तक जाए, नहीं तो ऐसा हो कि पेशेंस में आदमी देखिए एडजस्ट भी कर लेता है, छोड़ो। ये बुद्ध की एम्पिरिकल अप्रोच है, और पेशेंस को कोई आदमी किसी को टीच नहीं कर सकता। पेशेंस कैन नॉट बी टॉट टू एनीबडी। रीजन क्या है? पेशेंस अनुभव की चीज़ है, मानने की चीज़ नहीं। मैं आपसे ये कह दूं कि ये ईश्वर है, इनको मान लीजिए, तो आपने कहा ये ईश्वर है, मैंने मान लिया। मैं आपसे कहूँ ये पेशेंस है, आप पेशेंस रखिए। यहाँ जब आप पेशेंस कहते हैं तो यहाँ रोल मन का हो जाता है, इंडिविजुअल का रोल हो जाता है। तो ये एम्पेरिकल चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। जब आप अनुभव कर लेंगे तो अनुभव में आपका फेथ अपने आप डेवलप होगा कि हाँ मैंने पेशेंस रखा, मुझे ये रिजल्ट मिला। एक का पेशेंस दूसरे के लिए प्रेरणा तो हो सकता है, मगर अनुभव आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। सही बात है, एक्सपीरियंस आपका अपना होगा, अपना एक्सपीरियंस होगा कि मैंने इतना धैर्य रखा, मुझे उसका ये फल मिला। मेरे पेशेंस से आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, आपके पेशेंस से मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। ये तो बात हो गई पेशेंस की, लेकिन अगर हम बात करें समाज में धर्म की क्या जरूरत है, क्या बिना धर्म के समाज की परिकल्पना संभव है? देखिए, ये बड़ा जटिल सवाल है, और हजारों साल से भारत मतलब मानवीय समाज इससे जूझ रहा है। वैज्ञानिक समाजों में या पश्चिम के समाजों में तो कुछ लोगों ने कह दिया कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर मर चुका है। ईसाइयत में ईश्वर की अवधारणा अलग है, बुद्धिज्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। परंतु एशिया में, पश्चिमी देशों में, हमारे पश्चिम एशिया में या एशिया में ईश्वर की नितांत आवश्यकता बताई गई है, और धर्म समाज को गाइड भी कर रहा है और मिसगाइड भी कर रहा है। गाइड कितना कर रहा है, मिसगाइड कितना कर रहा है, ये भी बताइए। बराबर कर रहा है, बराबर कर रहा है। धर्म युद्धों का इतिहास बताता है कि कितना मिसगाइड कर रहा है। अगर आप क्रूसेड्स को देखें जो यूरोप में हुए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और आज भी उसको आप बिना किसी धर्म पे आक्षेप उठाए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगातार इसी बात पे। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में आपका परसेप्शन क्या है, आप क्या परसीव करते हैं। अगर आप ये परसीव करते हैं कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने चलाया है और मैं उसका पुत्र हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, और मुझे कुछ विशेष अधिकार हैं,
तो निश्चित रूप से हमारी ये अवधारणा आपके विरोध में कहीं भी न कभी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप कहेंगे आप जितना ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्र आप हैं, उतना मैं भी हूँ। धर्म में आस्था होने से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आपकी आस्था धर्म में, अपने संस्कार, यानी अति आस्था होने के बाद उसका दुरुपयोग करना। आस्था किसी भी व्यक्ति की किसी के लिए खतरनाक नहीं हो सकती। आप किसको मानते हैं, आप किसी की उपासना करते हैं, आप कर सकते हैं, आप किसी की भक्ति कर सकते हैं, उसको, उससे मुझे क्या दिक्कत है। हाँ, अगर मैं उसका दुरुपयोग करने लगूंगा, दुरुपयोग फिर दूसरे के जीवन को प्रभावित करने लगेगा, फिर हमारा दायरा इंडिविजुअल से होकर समाज की तरफ बढ़ने लगेगा। धर्म का दुरुपयोग खतरनाक है, धर्म का उपयोग कभी खतरनाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म का उपयोग इंडिविजुअल करता है और दुरुपयोग सामाजिक संस्थाएं या राजनीतिक संस्थाएं करती हैं। तो जब राजनीतिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं धर्म का उपयोग लेकिन करती हैं, सबसे ज्यादा बॉडी पे मतलब कंट्रोल तो इन्हीं का होता है। अगर देखिए समाज पे सबसे ज्यादा कंट्रोल या तो राजनीति पार्टी का है जी, या तो ना किसी संस्था का है। यहाँ रोल व्यक्ति का शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने व्यक्ति को विवेक भी दिया है। अगर आप विवेकहीन हो जाएं और अंध किसी के पीछे चल पड़े, तो अंधा अंधे को क्या सारा राह दिखाएगा। बढ़ती टेक्नोलॉजी ने सबको तो विवेकहीन कर दिया। जो फोन पे आ रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वही सही नहीं। यहाँ मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ लोगों ने अपने विवेक का साथ छोड़ दिया है, लोगों ने अपने विवेक पे ध्यान देना छोड़ दिया है। एम्पिरिकल अप्रोच कम हो गई है। सूचना को ही लोग ज्ञान मान रहे हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो सूचना है। सूचना ज्ञान नहीं होती। ज्ञान वो होता है जो आपके अंदर होता है, आंतरिक ज्ञान होता है, जो आपके अनुभव से आता है। तो अनुभवहीन लोग अनुभवी जनों को जब उपेक्षा करने लगे, उनका तिरस्कार करने लगे, उनका उपहास करने लगे, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज समाज में हो क्या रहा है। आज समाज में ये हो रहा है कि पहले आकाशवाणी और भविष्यवाणी होती थी। आकाशवाणी भविष्यवाणी किसी अशुभ की चेतावनी होती थी। आज हमने चेतावनी के साइंस तो डेवलप कर लिए हैं। विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान ने, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं तो चेतावनी के सिग्नल आपने हैं, देखिए सड़क पे इतनी स्पीड से चलिए, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब सिग्नल हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं। मगर जो अनसीन चीज़ें हैं वो हम नहीं देख पाते। क्यों? हमने बुजुर्गों, माता पिताओं, गुरुजनों, शिक्षकों, धर्मगुरुओं, जो सच्चे धर्मगुरु हैं, उनकी बात सुनना बंद कर दिया है और सूचना को ही हमने ज्ञान मान लिया। तो जो सूचना को ज्ञान मान लेगा और अनुभव को शून्य कर देगा, अनुभवी लोगों के अनुभव को हम शून्य करते चले जाएंगे, तो दुर्घटना होना संभावित है। निश्चित रूप से आपके साथ दुर्घटना होंगी। तो समाज को, तो आज तो ऐसा है कि हर पल ही लग रहा है दुर्घटना हो रही है। निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि आपने संकेतों को फिजिकली तो आप पहचान रहे हैं। आपने जिनका समाज में रोल था अनुभवी लोगों का, वो किसी भी फील्ड के अनुभवी, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो माता हों, चाहे वो पिता हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो विद्वान हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, समाज के जिम्मेदार लोग हों, आप आज हम उनकी सुनते ही नहीं हैं। आज तो हम गूगल की सुनते हैं या हम यूट्यूब की सुनते हैं। तो वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है, हमको ज्ञान नहीं देता। और सोशल मीडिया का एक सबसे अच्छी बात ये है या सबसे खराब बात है कि सबका अपना सच है और सबका अपना झूठ है। डेफिनेटली। देखिए, ये जो जब हम किसी रियलिटी को इतनी वर्चुअलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो भ्रम निश्चित रूप से पैदा हो जाता है। ये रियलिटी के जितने प्रोजेक्शन हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं वर्चुअलिटी में, उतना ही भ्रम बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि उसमें रियलिटी को जब वर्चुअलिटी में क्रिएट करते हैं तो वो जो 3D इफेक्ट आता है वो रियलिटी और वर्चुअलिटी को फर्क ला देता है, एक्चुअल से बहुत ज़्यादा उसको एग्जेजरेट करके दिखाता है। तो आप कहेंगे देखिए फ़ोटो आपका ऐसा है, आपका चेहरा ऐसा है, फ़ोटो आपकी ऐसी आ रही है। तो फिल्टर और टेक्नोलॉजी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करती है, तो आप भ्रमित हो जाते हैं, आप ग्लैमर में आ जाते हैं। और फिर आपके अंदर, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, जब नायक नायिका को लेके पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाता था, तो पहले अंतरे के बाद, पहले मुखड़े के बाद नायक और नायिका स्वयं ही फिल्म में उपस्थित हो जाते थे, रिप्लेस हो जाते थे। और वही नायक बन जाते थे। आज वही नायक नायिकाएं, सबके हाथ में कैमरा है, सबके हाथ में सब रील बना के हीरो, सब सेल्फ प्रोड्यूसर हैं, सेल्फ डायरेक्टर हैं, सेल्फ कैमरामैन हैं। तो आज जो हमारी आत्मशलाघा है, व्यक्तिगत अपने प्रोजेक्शन की जो हमारी इच्छा है, वो सबके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है और हम सब लोग आत्म प्रशंसित होकर
दुर्घटना कितनी हो जाए, हमारी चाहे पीछे से ट्रेन आ रही है, हेडफोन लगा के हम चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग पे वर्चुअलिटी हावी है। जितनी सेंसेस हमारी हैं उन सब के लिए इतना मटेरियल परोसा जा रहा है कि हमारा विवेक कहीं जो है, चाहे वो हमारी आंखें हों, चाहे हमारी स्किन हो, चाहे हमारे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे हमारी फूड ग्लैंड्स हो, उन सब के लिए इतनी सामग्री परोसी जा रही है कि आज हम भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित होने पे जो हमको पहनना चाहिए वो हम पहन नहीं पा रहे, जो खाना चाहिए वो खा नहीं पा रहे हैं, जो सूंघना चाहिए वो कुछ और सूंघ रहे हैं, जो देखना चाहिए वो कुछ और देख रहे हैं। तो जो वर्चुअलिटी है, ये वर्चुअलिटी लोगों को भ्रमित कर रही है और ये ऐसा ग्लैमर क्रिएट करती है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती। जो हम अभी जैसे क्या इन सब बातों को जो करता है, लोग वहाँ बैठना भी नहीं पसंद करते, कहते कि अच्छा ये बहुत ज्ञान दे रहा है। और दूसरी तरफ लेकिन जो नॉनसेंस एक तरीके से कहा जाए, वहाँ जो ज्ञान होता है वहाँ लोग बैठ के एकदम से जमावड़ा लगाए रहते हैं। देखिए, नॉनसेंस का बड़ा बाजार है, नॉनसेंस का मार्केट है, उसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। तो जो मार्केट में प्रिवेल करेगा, जिसके पास एक तंत्र होगा पूरा, लोग उसकी सुनेंगे, उसको ज़्यादा वेटेज देंगे। तो ये समाज को कैसे बताया जाए कि आप सही, मतलब उस सही ज्ञान की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, बुक पढ़ना लोग ने खत्म कर दिया। तो ये एक तरीके से इसको आप क्या समझते हैं कि विदेशी ताकत ऐसा है जो करा रही है कि मानव विवेक शून्य हो गया है? मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज का फैशन बाजार किसके हाथ में है? मुंबई के हाथ में है, या मिलान के हाथ में है, या पेरिस के हाथ में है? तो फैशन के स्टैंडर्ड, फैशन के प्रतिमान पेरिस, न्यूयॉर्क, लास वेगास और मिलान तय करता है, आप तय नहीं करते। आज शादी में फोटो या प्री वेडिंग शूट या आफ्टर वेडिंग शूट आज कैमरा तय कर रहा है, कैमरामैन तय करता है। जिन जिन के हाथ में कैमरा आ गया, जिनके हाथ में 10 साल पहले 10,000 वाला कैमरा था, सिंगल कैमरा आने में लोग कितना खुश थे, आज 5 कैमरे भी उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो जो पीढ़ी में जो पागलपन है, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद ग्लैमर की एक नई पूरी सीरीज लोग लेके आते हैं। कौन लेके आ रहा है? मुंबई से आ रही है, बेंगलोर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? भारत में जो इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये जो फैशन बाजार है, फैशन बाजार के साथ मेकअप बाजार, ये जो अलग अलग ब्रांड के, जी, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है कि आप सीमेंट बनाने वाली कंपनी का शेयर गिर रहा है और मेकअप वाली कंपनी का शेयर बढ़ रहा है। सही बात है, जिसका मतलब इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वैसे ही देख लीजिए, लक्ष्मी और जो शुगर है वो हाई पे है। जो सड़कें बना रहे हैं, जो टाटा पावर, जो पावर जनरेशन कर रहे हैं, उनके शेयर की पोजीशन देख लीजिए, और जो ग्लैमर क्रीम पाउडर बना रहे वो हाई पे जा रहे हैं, उनका लेवल देख लीजिए। तो ये तो हम तय कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी सेंसेस को इतना ज्यादा और उसमें पैसा लगाने वाले भी हम हैं जी, इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया गया है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको मॉडर्न होना है, क्योंकि हमारे दिमाग में वही कॉलोनियल माइंडसेट बैठा हुआ है। तो आज सारी चीजें डायरेक्टर तय कर रहे हैं। मैं शादी में क्या पहनूंगा, मान्यवर तय करेगा। मैं शादी में कौन सा लहंगा पहनूंगा, फला कंपनी तय करेगी, मनीष मल्होत्रा साहब तय करेंगे जी। वीडियो शूट कहाँ होगा, ये होटल तय करेंगे। कैमरा कौन सा आएगा, ये फोटोग्राफर तय करेगा। खाना कौन सा होगा, ये होटल इंडस्ट्री तय करेगी। और एक चीज और है कि जो रस्म लंबी होनी चाहिए शादी में, इंपॉर्टेंट क्या है, रस्म छोटी हो गई और ये बवंडर बड़ा हो गया। संस्कृति के सारे प्रतिमानों को पूंजीवादी बाजार ने आज कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके उसको मार्केट में इस्तेमाल करके वो आपका दोहन कर रहे हैं। और आप क्योंकि ग्लैमर में हैं, आपके पास क्योंकि नई नई दौलत है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो नई नई दौलत में जो अरमान है, उनका जो मिक्सअप है, जो कॉकटेल है, ये वंडर कर रहा है। तो ये भी एक दिन ब्लास्ट होना ही है। नहीं, ब्लास्ट नहीं, इसकी सच्चाई समझ में आएगी कि कितना रियल था, कितना अनरियल था। क्योंकि इतना लंबा, जितना लंबा ये प्री वेडिंग शूट और ये सब होता है, इतना लंबा तो शादी नहीं आजकल चल रहा है। देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। अभी एक फिल्म आई, मैं किसी फिल्म के खिलाफ नहीं हूं, वो फिल्म 4 दिन में 1200 करोड़ कमा दिया। 12,000 रुपए के लिए आज एक आदमी कंप्यूटर पे बैठ के 12 घंटे काम कर रहा है। और एक फिल्म जो पूरी तरह फर्जी है, जो पूरी तरह वर्चुअल, पूरी तरीके से फिक्शन है, पूरी तरह काल्पनिक है, वो 1200 करोड़ का बिजनेस कर लेता है। और जबकि मूवी होता है, मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो यथार्थ में काम कर रहा है, जो
सड़क पे काम कर रहा है, जो ठेले पे काम कर रहा है, जो बाजार में काम कर रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसकी क्या वर्थ है और जो वर्चुअल दुनिया है उसकी क्या वर्थ है, आप कंपेयर कर लीजिए। तो वर्चुअल वर्थ को तो प्रायोरिटी हम दे रहे हैं ना, निजी जीवन से लेकर। आज 1 कैमरा 2 कैमरे का वाला मोबाइल हमको फ़ोन पसंद ही नहीं, हमको तो 1.5 लाख वाला चाहिए, 80,000 वाला चाहिए, लिमिट के पार चाहिए। जिसके जो अफोर्ड कर सकता है वो करे। दिक्कत तो उन लोगों के साथ है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी होड़ में हैं, और दुर्घटनाएं उन्हीं के साथ हो रही हैं जिनकी स्पीड तो 80 की है मगर वो दौड़ना चाहते हैं। गौतम बुद्ध नगर के वो जो सर्किट है ना 180, जहाँ 300 की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हैं, जहाँ तो फोन रेस होता दुर्घटना, है। यस, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, जिनका इंजन अलाउ नहीं करता, जिनका मोबिल ऑयल अलाउ नहीं करता, जिनका एक्सीलेटर और ब्रेक अलाउ नहीं करता, कि वो 300 की स्पीड पे दौड़ रहे हैं, वो भी जब दौड़ेंगे 100 तो सीसी का दुर्घटना इंजन, तो तय है। 100 सीसी का इंजन लेके बुलेट से 100 सीसी का इंजन लेकर आप जेट की स्पीड से दौड़ना चाहेंगे, तो समाज में रोज यही हो दूसरे रहा है। चक्कर में ईएमआई बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज। तो इसके लिए वास्तविक और सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं तो ये मेटेरियलिज्म, इसका ग्लैमर और इसका जो वर्चुअल फेज है जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है, ये हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और बाद में कहेंगे तो सब कुछ वर्चुअल है, क्योंकि चीज़ें किसी 7वें आसमान पे नहीं घटती हैं, किसी परिलोक में नहीं घटती हैं, यही चीज़ें यथार्थ में धरातल पर घटती धरातल हैं। पे। तो जिन लोगों का बाजार बहुत फ़ायदेमंद है, उन्होंने चीज़ों को इतना रूमानी, इतना ज़्यादा कहिए कि वर्चुअल बना दिया है, इतना अनरियलिस्टिक बना दिया है कि हम रियलिटी से दूर होते चले जा रहे हैं। जब हम रियलिटी से दूर हो गए तो हम अपने यथार्थ से कट गए, हम अपनी जड़ों से कट गए। और जब जड़ों वही से कट हमारा गए, कारण है यथार्थ से पतन कट होने गए, का। तो फिर हम ऐसे परिलोक की खोज में हैं, ऐसी मिराज की खोज में, ऐसी मरीचिका को ढूंढ रहे हैं जो मरीचिका हमको प्यासा करके हमको मृत्यु तक तो ले जाएगी, पर वो सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। खोज से याद आया, अभी खोज हाल में एक संभल में हुआ था, संभल की खोज पे बाद में आएंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों की बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यक जहाँ पे हित की बात आती है वहाँ वो संविधान की बात करते हैं। वैसे उनको शरीयत बहुत पसंद है, तो अपने हिसाब से संविधान के बस जब हित के लिए संविधान यूज करो, वैसे धर्म की बात हो। वहीं पर अगर देखा जाए हिंदू लॉ को एक्सेप्ट कर लिया गया, इसी समाज में हिंदुओं ने कहा कि चलिए हिंदू लॉ ठीक है, संविधान के हिसाब से बात होगी। लेकिन वहीं पे जब कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो विरोध होने लगता है। तो संविधान अपने हित के अनुसार इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? देखिए, संविधान, मैं फिर वही बात कहूँगा कि संविधान में लिखा है हम भारत के लोग। भारत के लोग, भारत के हिंदू से मतलब नहीं है, भारत के मुसलमान से मतलब नहीं है, भारत के सिख और ईसाई से मतलब नहीं है। तो 1 मिनट में बस आपको रुकूंगा। तो जो ये कॉमन हिंदू लॉ और कॉमन सिविल कोड ना आना, तो ये भी तो अलग करता है ना समाज को। देखिए, ऐसा है, संविधान तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक हर चीज़ की गारंटी देता है। ये लोगों को डिसाइड करना है कि वो कितने ज़्यादा संकीर्ण होंगे और कितने ज़्यादा चीज़ों को स्वीकार करेंगे। ये जो पहचान का संकट है, ये जो आप पहचान के संकट की बात करते हैं, देखिए होता ये है कि जब संविधान ने आपको गारंटी दे दी कि आप भारतीय नागरिक हो गए, तो भारतीय नागरिक बन के भी आपको सारी गारंटी मिलती हैं। तो अगर कुछ लोग चीज़ों को गलत परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं तो उनको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा, चीज़ों को एक नागरिक के रूप में अपने आप को देखना पड़ेगा। जब आप एक भारत के नागरिक के रूप में चीज़ों को देखेंगे तो आपकी आधी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा, और जो टकराव की बात है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि होता ये है कि जब आदमी को लगता है कि शायद उसका कुछ छीना जा रहा है, उस पर कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रहा है, तो वो डर जाता है, और डर के आदमी हमेशा हिंसक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, और मुठभेड़ की मुद्रा में आ जाता है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जब आपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार कर लिया है, मॉडर्निटी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मॉडर्न एजुकेशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इन चीज़ों को भी आप एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी सारी चीज़ें समय सापेक्ष होती हैं, संस्कृति सापेक्ष तो चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो दिक्कत ये होती है कि जब आदमी दूसरा कोई कहता है तो उसको कष्ट होता है। अपने से भले ही वो कुछ भी कर ले, उसको परेशानी नहीं होती। मेरे हिसाब से कि जहाँ तक हम बदलाव करना चाहते हैं अपनी चीज़ों में तो कर लेते हैं, कोई दूसरा करना चाहता है तो हमें ख़राब लगता है। अगर आप किसी बच्चे से भी कहें कि मोबाइल मत देखो, भले वो अपने आप जब बोर होकर रख देगा तो कहेगा ठीक है मेरा मन भर गया, मेरा मन नहीं भरा। ये केवल वही बात है, समझ का अंतर है। समझ का समय सापेक्ष की आपने बात की, मुझे एक बात याद आया कि
इस समय समाज कुछ दिन से लगातार एक विरोध चलता आ रहा है रामचरितमानस के एक दोहे को लेकर, ढोल गवार शुद्ध पशुनागरी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम उस एक दोहे पे, मतलब एक समाज एक दोहे पे अटका रह जाता है, लेकिन उसी में वो समय सापेक्ष मान लिया जाए तो एक दोहा को हटा दीजिए, बाकी चीज जो समझने वाली है, इस चक्कर में विरोध का अलग सुर ही चलता रहता है। देखिए ऐसा है, भारत के संविधान में 100-125 के ऊपर संशोधन हो चुके हैं। अगर किसी दोहे को लेकर या किसी धर्म ग्रंथ की किसी बात को लेकर किन्हीं लोगों को आपत्ति है और हमारी आवश्यकता है कि हम समाज में एक संदेश दें, तो समाज के लोगों को चाहिए कि ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, इसका संशोधन कर देते हैं। आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ, सामाजिक समरसता है ना, सामाजिक एकता है ना। तो सामाजिक एकता के लिए समय सापेक्षता को देखते हुए, समय की आवश्यकता को देखते हुए संशोधन कर दीजिए। जब आज मॉडर्न सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, इंटर रिलीजियस मैरिजेज हो रही हैं और समाज ने बहुत सारी चीजें स्वीकार कर लिया, तो उनसे आप क्यों चिपके पड़े हैं? अगर आप किसी समाज के बड़े तबके को लग रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, संशोधन कर दीजिए। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य यही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति कभी भी रिजिड होकर नहीं चली है। इसने उर्दू को भी गले लगा लिया, इसने इंग्लिश को भी गले लगा लिया, यहाँ शक आए, यहाँ पार्थियन आए, यहाँ हूण आए, और ये सबको समाहित करती चली गई। तो आप जो जिम्मेदार समाज हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर वो तबका आपके अपने समाज का है और आप चाहते हैं कि उनसे, जैसे मैं आपको यहाँ गांधी जी का उदाहरण देना चाहूँगा और बाबा साहब का उदाहरण देना चाहूँगा जी। तो गांधी जी को हमेशा ये डर था कि डॉक्टर अंबेडकर कौन सा धर्म ग्रहण करेंगे, कहीं वो धर्म ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए उससे। अच्छा, ये एक स्वाभाविक चिंता थी गांधी जी की और कांग्रेस के अन्य नेताओं की भी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को ग्रहण किया। बुद्धिज्म क्या है? तत्कालीन समाज की कुरीतियों का सुधरा रूप है, कोड ऑफ कंडक्ट है। बुद्ध ने कुरीतियों को हटा दिया, बुद्ध ने जो दृष्टि दोष था उसको दूर कर दिया और नैतिकता पर आधारित धर्म की स्थापना की। जब नैतिकता पर आधारित धर्म की स्थापना की तो अधिकांश लोगों को उसको स्वीकार कर लिया लोगों ने। आज बुद्ध पहचान है हमारी, पूरी दुनिया में बुद्ध हमारी पहचान है, तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। अब हमारी पहचान ये है। यहाँ रिजिड होने से परिस्थितियां सामाजिक हो चाहे राजनीतिक खराब होंगी, क्योंकि अब सब लैस हैं ज्ञान से। सबके पास वेपन है ज्ञान का वेपन अब सबके पास है। और इंडिविजुअलिटी, संगठन बनाने की क्षमता, राजनीतिक दल बनाने की क्षमता, चयन की क्षमता, चुनाव की क्षमता से सब अब लैस हैं। इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूँ। भारतीय राजनीति को देखा जाए, जैसे चुनाव के आपने और राजनीति की बात की, तो भारत की राजनीति देखिए तो दलित के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। सबको दलित वोट चाहिए, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो कोई दलित नेता नहीं दिखता है। देखिए, अगर भारत की राजनीति दलित के इर्द गिर्द घूम रही है तो हमें इस राजनीति का मर्म समझना चाहिए कि क्यों घूम रही है। मेरे हिसाब से भारतीय समाज में, या कहिए कि हिंदू समाज का जो चौथा वर्ण है शूद्र, इसके साथ कई हजारों साल तक वंचना, डिप्रीवेशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये दो तथ्य जुड़े रहे। नंबर 1 डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर डिप्रीवेशन। भारत की संविधान सभा ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, इन तीनों में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारतीय दलितों के हित कुछ अलग हैं और उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के बाद फिर पूरा समझौता हुआ, गांधी जी ने उसका विरोध किया, परंतु ये बात माना कि हाँ, इनके साथ गलत हुआ है, इसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। उसको कंपनसेट किया गया थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, जिसको हाँ आज हम रिजर्वेशन कहते हैं। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत स्थापित करके आरक्षण के माध्यम से उसको दिया गया। तो भारतीय समाज इस बात को महसूस तो कर रहा है। भारतीय राजनीति
इसीलिए दलित राजनीति के चारों तरफ घूम रही है कि भारत के समाज की कॉन्शियस में ये आ गया है कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट तो है, परंतु इसके साथ गलत हुआ, ये हमारे साथ उस पायदान पे नहीं खड़ा जहां हम खड़े हैं, होना चाहिए। और क्योंकि वो एक उसकी जनसंख्या 20-25 करोड़ के आसपास है और वो बड़ा वोट बैंक है, तो ये दायित्व तो राजनीतिक दलों का है कि वो प्रतीकात्मक कार्रवाई से न करके उनके साथ वास्तविक सहभागिता के रूप में काम करें, उनका प्रतिनिधित्व पूरा पूरा दे। जैसे ही प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पूरी तरह स्थापित हो जाएगा, भारतीय राजनीति में ये समस्या धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अगर समान व्यवहार, सम्मान, रेस्पेक्ट और रिप्रेजेंटेशन को लोग पूरा नहीं होने देंगे तो वो सामाजिक समरसता कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। रही बात लीडरशिप की, लेकिन सामाजिक समरसता से एक सवाल याद आया कि अगर आज के दौर में देखा जाए कि दलित की बात होते होते ऐसा हो रहा है कि स्वर्णों का विरोध होना शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण के विरोध में ही दलित का उत्थान छुपा है। ऐसी मानसिकता, ऐसा समाज बनाया जा रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 2007 से लेकर 2012 तक अगर देखा जाए जो सरकार चली, उसमें SC/ST एक्ट का बहुत ही गलत दुरुपयोग हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज आप अखबार उठा के देखिए, दलित उत्पीड़न के मामले आज भी कम नहीं है। दलितों की बारात ना निकलने देने के मामले आज, घोड़े चढ़ने पे विरोध, घोड़ी पे आपत्ति है, बैंड बाजा पे आपत्ति है, तमाम चीज़ों पर आपत्ति है, मंदिर प्रवेश पे आपत्ति है, पूजा पद्धति उनको आज़ादी नहीं है। इसका मतलब समाज में चीज़ें आज भी घट रही हैं और उस 7-12 वाली सरकार को 12 साल लगभग बीत गए हैं और हम बात कर रहे हैं सामाजिक समरसता की। तो ये दायित्व तो उन्हीं लोगों का है। देखिए, जब किसी के पास हथियार आता है, कोई वेपन आता है, तो आदमी का उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल दुरुपयोग ही होगा। अगर आज भी SC/ST एक्ट की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि समाज में आज भी कितना घट रहा है, कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप किसके साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। रही बात पोलराइजेशन की, अगर आप एक पोलराइजेशन करेंगे तो ये मान के चलिए आप दूसरे पोलराइजेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं दूसरे को। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर आप एक पोलराइजेशन को हवा देंगे तो जो दूसरी तरफ के राजनीतिक लोग हैं वो दूसरा पोलराइजेशन शुरू कर देंगे। तो जो दूसरे पोलराइजेशन की आपने बात कही है, वो पोलराइजेशन उसी का नतीजा है जो दलित बनाम स्वर्ण राजनीति के रूप में सामने आ रहा है। अगर सांप्रदायिक राजनीति दो धर्मों के बीच में हो रही है तो फिर वो राजनीति, क्योंकि आपने एक मॉडल क्रिएट कर दिया, आपने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया, तो वो मॉडल यहाँ भी अप्लाई होगा। या तो आप ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप कर दें कि नहीं, हम इसको नहीं होने देंगे। अब क्योंकि यहाँ लूप होल्स हैं, दलितों में और स्वर्णों में अत्याचार की या उत्पीड़न की लूप होल्स हैं, तो लूप अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो आपका पोलराइजेशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगा। पोलराइजेशन यहाँ भी होना शुरू, मतलब इसको कुछ ऐसे समझा जाए कि जब तक राजनीति इच्छाएं रहेंगी और ये लूप होल रहेंगे। ये समाज का दायित्व है और ये धार्मिक जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी दायित्व है। वही बात है, तो ये दायित्व तो समाज का है और मुझे लगता है समाज को जो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पूना पैक्ट को लेकर जो कम्युनल अवार्ड हुआ, कम्युनल अवार्ड को लेकर बहुत 1932 में बहुत माहौल देश में खराब हुआ, परंतु बाबा साहब ने इतना, और जब गांधी जी ने अनशन किया कि या तो आप इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं आमरण अनशन करूंगा, तो बाबा साहब इस बात को समझ गए कि अगर कोई समझौता कम्युनल अवार्ड पे नहीं हुआ तो गांधी जी की जान चली जाएगी और इस देश में जो स्थिति फिर बनेगी वो देश के लिए, दलितों के लिए ठीक नहीं होगी। और उन्होंने जो 15-20 साल की मेहनत से उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन से जो हासिल किया था, जो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था, उन्होंने उसका भी परित्याग कर दिया सामाजिक समरसता के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए, मैत्रीपूर्ण समाज बनाने के लिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के सपने के लिए काम कर रहे थे, अपने सपने के लिए काम कर रहे थे। तो अगर हमने बुद्ध और अम्बेडकर का सपना बिसरा दिया हो तो इस खाई को बढ़ाएं हम। अगर नहीं बिसराया है तो चाहे आप बुद्ध के नाम पर
चाहे आप भगवान राम के नाम पर, सामाजिक समरसता तो आपको बनानी पड़ेगी, सामाजिक समरसता बनानी पड़ेगी, समाज को सहिष्णु बनाना पड़ेगा और समानता और गैर बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना करनी पड़ेगी। नहीं तो पोलराइजेशन आपके हाथ की कोई चीज़ नहीं है कि आपने ट्रिगर बटन दबा दिया और अपने हक का पोलराइजेशन आपने कर लिया और दूसरे को पोलराइजेशन करने से आप यानी कुल मिलाजुला के लब्बो लबा पे है कि अगर समाज को दुरुस्त करना है तो इसमें समाज को ही आगे बढ़ के समाज के लिए काम करना जो लोग समाज की लीडरशिप कर रहे हैं, हाँ, वो धार्मिक रूप से कर रहे हो चाहे राजनीतिक रूप से कर रहे हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। अपना रिमोट नहीं कंट्रोल, तो वो ये गारंटी लें कि हम पोलराइजेशन रोक देंगे। वही बात है, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है। अपने हित का पोलराइजेशन करके और खुलेआम करके आप दूसरे को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो भी पोलराइजेशन कर सकता है। तो पहले आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि मैं सामाजिक समरसता, गैर बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना कर रहा हूं, भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना कर रहा हूं, तो फिर लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो कैसे बेहतर समाज के द्वारा बनाया जा सकता है, इस पे आज हमने बतकही चौक पे चर्चा की। आज के हमारे मेहमान थे अर्जुन देव साहब। तो ऐसे ही बतकही पे हम चर्चा करते रहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।